वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे देख सकते हैं जो सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ के नाम से चल रही है। और अगर पीडीएफ इसकी प्राप्त करना चाहते हैं, डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो देखना है तो आप अपना पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपी पीसीएस, आरओ का एग्ज़ाम देना है, अदर स्टेट पीसीएस या जिसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर से आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और जो भी पेड कोर्स आपको लेना है, ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, टेस्ट सीरीज़ है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए, और क्लासेस भी आपको अलग से दी जा रही हैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उसको लर्न करने में, पढ़ने में आसानी रहेगी। इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा पेड कोर्स लॉन्च किया गया है। मात्र 100 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं। 50% इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके, वो अप्लाई करना मत भूलिएगा। इतने कम पैसों में आप बेहतर ढंग से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। कोर्स की जानकारी के बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे संविधान की मूल संरचना के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला शंकरी प्रसाद मामला देखा और दूसरा गोलकनाथ मामला देखा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, बस फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान में मूल संरचना का जो विचार है वो उत्पन्न होता है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो विवाद थे उनको लेकर के। सबसे पहला मामला होता है शंकरी प्रसाद मामला, जो कि 1951 में हुआ। पहला संशोधन अधिनियम आता है 1951 का, जिसको न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिससे संपत्ति के अधिकार को कटौती कर दी गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ निर्णय देता है और कहता है कि आर्टिकल 368 में ही संशोधन की शक्ति है। मौलिक अधिकारों में संशोधन अगर करना है तो आर्टिकल 368 के तहत किया जा सकता है, लेकिन जो आर्टिकल 13 है उसमें सिर्फ विधियों के बारे में ही दिया गया है, कानून आते हैं, उसके तहत संवैधानिक जो संशोधन नियम है वो नहीं आता है। तो ये इनका पहला था। लेकिन जब गोलकनाथ मामला आता है तो ठीक इसके विपरीत निर्णय दिया जाता है। गोलकनाथ मामला होता है 1967 में। तो सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल विपरीत अपना निर्णय देते हैं और उसको भी सुन लीजिए वो क्या था। अब जो गोलकनाथ मामला है इसमें देखिए क्या होता है, 1967 में आता है 17वां संशोधन अधिनियम, इसको चुनौती दी गई न्यायालय में। अब सर्वोच्च न्यायालय ने अब क्या निर्णय दिया, तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है इसके तहत बताया कि मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है, इनमें कटौती नहीं की जा सकती। इसके साथ ही आर्टिकल 13 के आशयों को भी बताया कि ये इसके अंतर्गत एक कानून है जिसके तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता है। अब इस प्रतिक्रिया में क्या होता है, संसद द्वारा 24वां संशोधन लाया जाता है, 25वां संशोधन भी होता है और 26वां संशोधन भी होता है। तो गोलकनाथ मामले में जब सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था कर देता है तो उसकी प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 में अधिनियमित किया। और इस अधिनियम में उन्होंने क्या किया कि अनुच्छेद 13 तथा अनुच्छेद 368 में जो संशोधन है वो कर दिए और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने या किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। लेकिन ठीक इसी के बाद आ जाता है केशवानंद भारती मामला 1973 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट कर दिया और इसने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा और अब व्यवस्था कर दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया, संविधान की मूल संरचना, और इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकारों से संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ क्या हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। अब समझिए इसमें हुआ क्या। तो 1973 में आता है केशवानंद भारती मामला। इसमें क्या हुआ कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की धारणा देते हुए ये भी स्पष्ट कर दिया कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। केशवानंद भारती मामला क्या था, तो केरल के एक मठ के मठाधीश थे
इस मठ की 1200 एकड़ जमीन सरकार के कब्जे में ले ली गई थी, जिसके विरुद्ध ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस केस में अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी थी 13 जज की, और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जो एक मील का पत्थर है। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले में 1975 में पुनः पुष्टि की गई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम, जो कि 1975 में हुआ, इसके एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे को चोट करता है। अब 39वां संशोधन था क्या, इसको समझिए। इसमें इंदिरा गांधी ने संशोधन ये किया था कि इसके तहत उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के चुनाव को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया था। अब ऐसा इन्होंने किया क्यों था, वो भी समझ लीजिए। तो इंदिरा गांधी निर्वाचित हुई थी और राजनारायण द्वारा इंदिरा गांधी पर चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को दोषी मानते हुए उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्ति का निर्देश दिया था और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। अब इसके विरोध में ये सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर देती हैं अपील, जिसमें ये सशर्त इनको स्टे मिल जाता है। और इसके बाद इंदिरा गांधी क्या करती हैं, 39वां संशोधन अधिनियम लाती, जिसके तहत क्या करती हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, इनके चुनाव को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर देती हैं। अब इस बाद में न्यायालय द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को क्या कह देते हैं, ये मूलभूत ढांचा है। तो यही आगे आपको समझाया गया। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस का संबंध 1971 में हुए लोकसभा चुनावों से है। इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली था, जिसमें चुनाव जीतने के लिए अवैध सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1975 में निर्णय देते हुए इंदिरा गांधी के निर्णय को रद्द कर दिया था और 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब पुनः न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में संसद ने अब क्या किया, 42वां संशोधन अधिनियम लाया, 1976 पारित किया। यह संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान हुआ था और इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों ना हो। इसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स मामला। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को अमान्य कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा को बाहर रखा गया था, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। अनुच्छेद 368 के संबंध में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को लागू करते हुए अदालत ने कहा कि चूंकि संविधान ने संसद को एक सीमित संशोधन शक्ति प्रदान की है, इसलिए संसद उन सीमित शक्ति के प्रयोग के तहत उस शक्ति को पूर्ण रूप से विस्तारित नहीं कर सकती। मिनर्वा मिल्स जो है, ये बंगलुरु की एक टेक्सटाइल कंपनी थी, जिसका राष्ट्रीयकरण सरकार द्वारा किया गया था। इसी के विरुद्ध याची सुप्रीम कोर्ट गए थे। पुनः होता है वामन राव मामला। 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती मामले के फैसले के दिन के बाद से नियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा। तो मूल संरचना का जो तत्व है वो कब से लागू माना गया है, जो कि केशवानंद भारतीवाद हुआ था 1973 का, उसके बाद से। अब मूल संरचना के तत्व देख लीजिए। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग, मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन कौन से हैं। विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित की मूल संरचना अथवा इसके तत्वों के पहचान की जा सकती है। तो देख लीजिए इसमें मूल संरचना के तत्व कौन कौन से हैं। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय आता है, न्यायिक समीक्षा भी मूल संरचना के तत्व में आएगा, वैयक्तिक स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द तथा संतुलन बनाए रखना, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच,
मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार तत्व, अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को जो प्राप्त शक्तियां हैं, और अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की जो शक्ति है, ये सब मूल संरचना के तत्व हैं। मूल संरचना या फिर आधारभूत ढांचे को संविधान में बहुत अच्छे से उल्लेख नहीं किया गया है या उल्लेखित ही नहीं किया गया है, लेकिन न्यायालय ने आगे कहा कि धीरे धीरे वे जैसे ही आगे केस आते जाएंगे उन्हीं पर विचार करते हुए वे आधारभूत ढांचे की जो अवधारणा है इसको परिभाषित करते रहेंगे। जैसे कि बहुत से केसेस हुए केशवानंद भारतीवाद में संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक सरकार, शक्ति का पृथक्करण, ये सब आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। इसके साथ ही पीवी नरसिम्हावाद होता है, इसमें संसदीय लोकतंत्र को, किहोतो होलवानवाद होता है, इसमें विधि का शासन, IR कोहलोवाद हो जाता है जिसमें न्यायिक समीक्षा को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। इसके बाद NJAC वाद है, न्यायिक स्वतंत्रता को मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। और कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है जो इम्पोर्टेंट है SR बुम्बईवाद में, इसमें प्रस्तावना हो गई, पंथ निरपेक्षता हो गई, संघवाद है, ये सब मूल ढांचे के अंतर्गत आते। और जब पिछली बार मैं ये प्रश्न करवा रही थी तो मुझे कमेंट भी आया था, आप लोग कंफ्यूज थे इसको लेकर के और केशवानंद भारतीवाद आप बोल रहे थे, लेकिन ये SR बुम्बईवाद था जिसमें पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। तो ध्यान रखना है आपको इन सब चीज़ों के बारे में जो मैंने अभी तक बताया। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है तो अभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। इसकी PDF प्राप्त करनी है, अदर कोर्स ज्वाइन करना है या फिर इन क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए जो आपको डिटेल में मिल जाएंगी। इसके लिए आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना होगा जिसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से ले सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल देता है। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही और कंटेंट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।